हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे और अब हमें एक एफ वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन मिली थी, वो सॉल्व करनी है। बट जस्ट टू रिकैप, हमारी रेडियल इक्वेशन थी हाइड्रोजन की, उसको हमने यू वेरिएबल के टर्म्स में लिखा था। यू वॉज सिंपली कैपिटल आर इंटू आर, द रेडियल ओरिजिनल रेडियल वेव फंक्शन इंटू द आर कोऑर्डिनेट फंक्शन। ओके, आर कोऑर्डिनेट जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर हमने यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे, एक अल्फ़ा। अल्फ़ा के टर्म्स में हमने एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल रो डिफाइन किया था, रो इज इक्वल टू अल्फ़ा आर, जो कि डायमेंशनलेस है। ओके, डायमेंशनलेस डिस्टेंस वेरिएबल रो, जहाँ अल्फ़ा की डेफिनेशन समथिंग लाइक दिस। अल्फ़ा के अंदर आपका जो अननोन एनर्जी है वो कंटेंड है। और फिर एक और कांस्टेंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, लैम्डा, समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस है, इसके अंदर भी ई कंटेंट है। उससे हमारी यू इक्वेशन की फॉर्म काफ़ी सिंपल आ गई थी, केवल ये सब्स्टिट्यूशंस करके यू इक्वेशन अभी वो किया है, कुछ चेंज ऑफ वेरिएबल। और ये इसके बाद हमने इस इक्वेशन का एसिम्प्टोटिक बिहेवियर चेक किया था कि लार्ज रो या लार्ज आर पर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो वहाँ से हमें पता लगा था e⁻ प्लस माइनस रो बाई टू दोनों सॉल्यूशन हो सकते हैं। प्लस हमने प्लस रो बाई टू को डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि वो प्रॉपर वेल बिहेव्ड फिजिकल वेव फंक्शन नहीं हो सकता है, इन्फिनिटी पे जाके डाइवर्ज होने लगता है। तो e⁻ माइनस रो बाई टू को कंटेन किया। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन ये किया कि u होगा, उसमें ये वाला पार्ट होगा एसिम्प्टोटिक बिहेवियर इनटू सम पॉलिनोमियल वी रो। फिर ये हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें v की डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। फिर हमने v का बिहेवियर चेक किया दूसरे बाउंड्री पॉइंट पे, नियर द ओरिजिन, रो टेंडिंग टू जीरो या r टेंडिंग टू जीरो। वहाँ से पता लगा v का बिहेवियर नियर द ओरिजिन उस या तो इस प्रकार का या इस प्रकार का, या तो रो टू द पावर माइनस एल या रो टू द पावर एल प्लस वन। पर अगेन रो टू द पावर माइनस एल फॉर स्मॉल रो दिस डाइवर्जेस, वन अपॉन रो पावर एल है, रो टेंडिंग टू जीरो पे ये डाइवर्ज कर रहा है। तो प्रॉपर जो है वेल बिहेव्ड केवल ये वाला है। तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन को हमने यूज़ किया। तो हमने अब कह रहे हैं v जो है उसमें रो पावर एल प्लस वन होगा, और बाकी एक पार्ट ऐसा होगा जो बाकी एक अननोन पॉलिनोमियल है, सम पॉलिनोमियल लेट्स से एफ। ओके, ये एफ को हम सीरीज सॉल्यूशन से पता करेंगे, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आज का यही होने वाला है। रो पावर एल प्लस वन, वो बिहेवियर यहाँ से पता लग गया, और ये बाकी है। इनफैक्ट ये आप नॉर्मली हम सीरीज सॉल्यूशन में सीधे वी के लिए भी ट्राई कर सकता था। जब हम नॉर्मल सीरीज सॉल्यूशन मेथड करते हैं तो सीरीज़ के बाहर भी कुछ पावर्स होती हैं, नेट पावर्स जिसके जो सीरीज़ जहाँ से स्टार्ट हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पे ये बिहेवियर पता करके रो पावर एल प्लस वन बिहेवियर जो हमने पता किया कि v का ऐसा बिहेवियर उसमें एक पार्ट होना चाहिए, इसने ये बाहर वाली पावर्स को डिटरमिन कर लिया है। तो इसके अलावा जो पार्ट बचा है वो सिंपली एक इस तरह की सीरीज़ है, f की सीरीज़ सिंपली इस तरह की होगी, समेशन के a के रो पावर a के। तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दीज वेर द सब्स्टिट्यूशंस दैट वी मेड, और लास्ट में हमने f की जो इक्वेशन है वो हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्टेन की थी, दिस इक्वेशन। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस थिंग। ये हमारी जो f जो फंक्शन है, ओके, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन को मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, आप इस इक्वेशन से कंपेयर करें या इस इक्वेशन से। ये दोनों इक्वेशंस हमारे इस डिस्कशन के लास्ट में आएंगी। इनफैक्ट दीज आर द लेगोरी इक्वेशंस। ओके, सो तो अब सीरीज सॉल्यूशन अटेम्प्ट करते हैं। सीरीज सॉल्यूशन मेथड f इक्वल टू समेशन के a के रो पावर k। f के लिए हम ये सीरीज सपोज कर रहे हैं। अगेन सीरीज के बाहर रो की कोई और पावर्स नहीं है। नॉर्मली हम सीरीज सॉल्यूशन में बाहर भी पावर्स एज्यूम करते हैं। अगर वो हो सकता है सीरीज़ आपकी रो पावर जीरो से शुरू ना हो रही हो, तो उसको मैनेज करने के लिए रो की कुछ पावर्स बाहर भी होती हैं। पर यहाँ वो बाहर वाला बिहेवियर पहले ही पता लग चुका है, v में वो बाहर वाला बिहेवियर रो टू द पावर एल प्लस वन है। तो बाकी पार्ट f जो है वो केवल इसी सीरीज़ के अंदर कंटेंट है। ओके, सो इसलिए ये तो अगर f आपका इतना है तो आपको इस इक्वेशन में f भी चाहिए, f डैश भी चाहिए, f डबल डैश भी चाहिए। तो सिंपली f डैश ये हो जाएगा, एक बार डिफरेंशियल रो पावर k माइनस वन, और f डबल डैश रो पावर k माइनस टू, साथ में k माइनस वन। अब इन टर्म्स को अगर आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, ओके, मैंने इन टर्म्स को 1 2 3 करके नंबर किया है। और सब्स्टिट्यूशन के बाद जो टर्म्स हैं, पहला टर्म ये है रो टाइम्स f डबल डैश वाले टर्म में पावर 2 कम हो चुकी है, k माइनस टू हो चुकी है, लेकिन रो के एक एक्स्ट्रा फैक्टर से मल्टीप्लाई होके फिर से पावर k माइनस वन। एफ डैश वाला फैक्टर जो है उसमें पावर पहले से ही k माइनस वन है। लेकिन अब यहाँ ये जिन चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो है 2l+2 वाला पार्ट रो की पावर्स को चेंज नहीं करता है, पर जो खुद एक रो का फैक्टर है माइनस रो का, ये जब एफ डैश से मल्टीप्लाई होगा ये रो की पावर को फिर एक इंक्रीज़ कर देगा। तो यहाँ मैंने जब एफ डैश से इसको मल्टीप्लाई किया है, मैंने दो अलग अलग टर्म्स लिखे हैं। एक 2l+2 इंटू एफ डैश, वो ये वाला टर्म लिखा हुआ है 2l+2 इंटू एफ डैश की वैल्यू, और दूसरा एफ डैश को एक रो से मल्टीप्लाई करके एक पावर इंक्रीज़ हो गई और एक माइनस साइन, वो टर्म ये वाला है। ये दोनों टर्म इस सेकंड टर्म से आए हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग, क्योंकि हुआ क्या है, एक में रो की पावर k माइनस वन ही रह गई और एक में एक इंक्रीज़ होकर रो पावर k। और जो लास्ट टर्म है उसमें लैम्डा माइनस एल माइनस वन के अलावा सिंपली एफ हमारा ये सीरीज़ का जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है वो रखा, ये तो आपका ये बन गया।
ओके अब आप अगर कोफिशिएंट्स कलेक्ट करें, एक तरह की कोफिशिएंट्स नहीं, एक तरह की पावर वाले टर्म्स को एक साथ रखें, तो आप देखिए आपके पास कुल मिला के किस तरह के वो हैं टर्म्स, रो पावर के माइनस वन, रो पावर के माइनस वन, ये दोनों एक समेशन सीरीज में आ सकते हैं, और रो पावर के यहाँ पे आपके पास केवल दो टर्म आ रहे हैं। इनफैक्ट मैंने पीछे एक जगह पे कहा भी था, हम सीधे शुरू में ही सीरीज सॉल्यूशन मेथड ट्राई क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप शुरू में सीरीज सॉल्यूशन मेथड ट्राई करेंगे तो वहाँ पे आपको 3 टर्म रिकर्शन रिलेशन मिलेगा, मतलब रो या जो भी वेरिएबल आपका है उसकी 3 अलग अलग पावर्स 3 अलग अलग समेशन में कलेक्ट होंगी। ओके तो उससे क्या होता है वो आप यहाँ पे भी फिर से देख सकते हैं। अच्छा एक और डिफरेंस जो है जी, अभी तक सीरीज सॉल्यूशन मेथड हम कई जगह कर चुके हैं, लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा सीरीज सॉल्यूशन मेथड में जो हमारी दो सीरीज़ हैं, एक के होती है तो एक k-2 वाली सीरीज़ होती है, दो का डिफरेंस होता है पावर्स में, पर यहाँ ऐसा नहीं है। इसका असर आप देखेंगे, मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, डिफरेंस ऑफ ओनली वन फैक्टर ऑफ रो, दो अलग अलग टर्म्स हैं, समेशन समथिंग रो पावर के, समेशन समथिंग रो पावर k-1। अब लेकिन हमारा मेथड वही है, क्योंकि ये रो में एक पावर सीरीज़ है, मिला के राइट हैंड साइड में जीरो है, इसका मतलब रो की हर एक पावर का कोफिशिएंट इंडिपेंडेंटली क्या होना चाहिए, जीरो। सो लेट्स गो अबाउट दैट। रो की हर एक पावर के कोफिशिएंट को, रो की लोएस्ट पावर जो हमें मिल सकती है इस एक्सप्रेशन में, अगर आप के की जगह -1 रखें फर्स्ट समेशन सीरीज में, के हमारा समेशन का इंडेक्स है, जीरो से नीचे नहीं हो सकता है, तो इस सीरीज़ में अगर आप के इक्वल टू जीरो भी रखें तभी भी रो पावर जीरो बनता है, लेकिन इस सीरीज़ में के इक्वल टू जीरो रखें तो रो पावर -1, तो लोएस्ट पावर केवल यहाँ से मिलती है रो पावर -1, और उसका कोफिशिएंट कितना है, के की जगह जीरो रखो 12+1, के की जगह जीरो, ए जीरो इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है, एल कुछ भी हो, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर जीरो है। इसका मतलब यह है ए जीरो हमारा आर्बिट्री है, ए जीरो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वैसे जीरो नहीं लेंगे उसे हम इस केस में कभी भी, बट आर्बिट्री है इनफैक्ट। अच्छा अब आप रो की नेक्स्ट पावर देखें, रो की नेक्स्ट पावर जो हो सकती है रो पावर -1 से अगली पावर रो पावर जीरो, एक बढ़ा दो, रो पावर जीरो का टर्म यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से कब आएगा जब के इक्वल टू 1 रखेंगे, लेकिन रो पावर जीरो का टर्म यहाँ से भी जनरेट होने लगता है, रो पावर जीरो यहाँ से कब जनरेट होगा जब के इक्वल टू जीरो। नॉर्मल सीरीज सॉल्यूशन मेथड में भी हमारा ऐसा ही कुछ होता था, पर वहाँ क्योंकि पावर्स में दो का डिफरेंस होता था के और k-2, तो शुरू के दो कोफिशिएंट केवल फर्स्ट सीरीज से मिलते थे और उसके बाद वाले कोफिशिएंट्स फिर दोनों जगह से मिलने लगते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, पहला कोफिशिएंट तो केवल यहाँ से मिला, लेकिन दूसरा कोफिशिएंट ऑनवर्ड ही दोनों जगह से कंट्रीब्यूशन मिलने लगा है। तो आप अगर कलेक्ट करें के इक्वल टू 1 इस वाले में रख के 2l+2 हो जाएगा, 2l+2, के की जगह 1 a1, इतना कोफिशिएंट यहाँ से आया रो पावर जीरो का, और रो पावर जीरो का कोफिशिएंट यहाँ से के की जगह जीरो रखो, λ-l-1 इंटू ए जीरो, λ-l1। ये देखिए इस इक्वेशन में आपके पास a1 और a0 आ रहा है, क्योंकि पावर्स में केवल एक का डिफरेंस है, तो इस समय जो सक्सेसिव कोफिशिएंट्स हैं वो सीधे सीधे रिलेटेड है, a1 a0 से रिलेटेड है, और नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे सिमिलरली a2 a1 से। इनफैक्ट मैंने वो एक्सप्रेशन लिखा नहीं है, अगर आप रो की नेक्स्ट पावर जो कि रो पावर 1 है उसका कोफिशिएंट यहाँ से और यहाँ से इकट्ठा करें तो एक जगह से a2 आएगा, एक जगह से a1 आएगा। जब डिफरेंस दो पावर का होता था, a0 a2 से रिलेटेड होता था, a2 a4 से, a4 a6 से, और a1 a3 से, a3 a5 से, ऑड वाले आपस में, इवन वाले आपस में कनेक्टेड होते थे। इस समय ऐसा कुछ नहीं है, a0 से a1 कनेक्टेड है और a1 से है a2 कनेक्टेड और a2 है से a3 कनेक्टेड और a3 से a4। इस समय इवन ऑड का कोई कंसेप्ट नहीं है, सारे कोफिशिएंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है इस तरह के रिलेशन से। इनफैक्ट यहाँ से मैं a1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आप इसे ट्रांसफर करें राइट हैंड साइड में, -λ-l-1 टाइम्स a0 ओवर 2l+2 इंटू 1, और इस टर्म को मैं प्लस करके भी लिख सकता था, अंदर वाले टर्म को l+1 - λ लिखता तो शायद बेटर रहता, नीचे मैंने वो किया है, बट यहाँ पे भी l+1 - λ ओवर 2l+2 इंटू a0। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी जनरल एक्सप्रेशन निकालने वाला हूँ, बट उस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं a2 और a1 के बीच एक रिलेशन आएगा। ओके तो a2 को आप a1 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और a1 खुद a0 के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, तो मतलब इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट यहाँ सीरीज का केवल एक है a0, इसीलिए आप a0 को जीरो नहीं लेंगे, a0 जीरो लेंगे तो पूरी सीरीज ही खत्म हो जाएगी। तो a0 से a1 बनेगा, a1 बनेगा नहीं बोलना चाहिए, a0 के टर्म में a1 की वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, a1 के टर्म्स में a2 एंड सो ऑन। और आप जनरल पावर को कंपेयर करें, रो की जनरल पावर रो पावर के यहाँ सीधे सीधे है, ये टर्म रो पावर के बन सकता है अगर के की जगह हम k+1 रख दें, ये हम पहले कर चुके हैं, सो यू अंडरस्टैंड इट बाय नाउ। तो आप के की जगह k+1 रख के यहाँ से कोफिशिएंट कलेक्ट करें, 2l + k+2 हो जाएगा, के की जगह k+1 रखा तो 2l + k+2, अगेन इस के की जगह भी k+1 ak+1, इतना कोफिशिएंट यहाँ से, और यहाँ से सीधे सीधे पूरा कोफिशिएंट λ-l-1 - k इंटू ak = 0, ak+1 को ak से रिलेट कर रहा है,
जैसे A0 को A1 से किया, A1 को A2 को, A2 को A3 से। इन जनरल AK का AK+1 के साथ जो रिलेशन है, रिकर्शन रिलेशन जो है वो इस प्रकार का है। उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, AK+1 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, समथिंग ओवर समथिंग इंटू AK। यहाँ से मैं बल्कि A2 का एक्सप्रेशन भी अगर निकाल लूँ, आप सिंपली K की जगह अगर यहाँ 1 रखें तो ये A2 बनेगा, और K की जगह 1 आपने रखा पूरे एक्सप्रेशन में, तो आपकी जो राइट हैंड साइड बनेगी, K की जगह 1 रखा तो L+2 माइनस लैम्डा, और K की जगह 1 रखा है तो A1 और 2L+3 इंटू 2। और A1 की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी A0 के टर्म में, उसको रख दें तो आपका A2 का एक्सप्रेशन ऐसा बनता है। और सिमिलरली आप इसी एक्सप्रेशन से A3 भी निकाल सकते हैं। ओके, यू कैन डू इट योरसेल्फ। A3 आपका आएगा A2 के टर्म में, और A2 आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो वो एक्सप्रेशन ये मैंने केवल इसलिए निकाला है, आप यहाँ से पैटर्न देख सकते हैं। देखिए पैटर्न किस तरह का है, L+3 में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर L+2 में से भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर L+1 से भी, ये लास्ट टर्म है। अगर आप अगला कोफिशिएंट निकालेंगे A+4 तो उसमें एक और टर्म होगा L+4 माइनस लैम्डा। और डिनोमिनेटर किस तरह का है, डिनोमिनेटर यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, 2L+2, 2L+3, 2L+4। A4 निकाल रहे होंगे तो 2L+5 भी आ जाएगा, और साथ में फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 3 है, अगले वाले कोफिशिएंट में फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, उससे हायर वाले में फैक्टोरियल 5 टाइम्स A0। तो सारे कोफिशिएंट्स आपके A0 के टर्म में इस फॉर्म से एक्सप्रेस हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ इवन ऑड का कंसेप्ट नहीं है, बट बाकी वही चीज़ है, आपके हायर कोफिशिएंट्स पिछले वाले कोफिशिएंट से रिलेटेड है। इनफैक्ट अभी हम यहाँ से AK+1/AK को यूज़ करेंगे। अगर इस AK को आप यहाँ ले आएँ, सीरीज़ के सक्सेसिव कोफिशिएंट्स का रेशियो, तो वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ओके, बट नाउ द पॉइंट इज, अब अगर हम f का सॉल्यूशन अपना कलेक्ट करें, क्योंकि सारे पार्ट्स हमारे पास आ चुके हैं f के सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस समय इवन ऑड सीरीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपकी सीरीज़ कुछ ऐसी है, समेशन a के रो पावर k थी, उसका मतलब a0 रो नॉट प्लस A1 रो 1 प्लस A2 रो 2 A3 रो 3, और कोई जनरल kth टर्म a के रो के, और उससे अगला टर्म AK+1 रो K+1 एंड सो ऑन। ये सीरीज़ अभी हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है। अगर ये सीरीज़ वेल बिहेव्ड रहे तो इन्फिनिटी तक जाने में भी हमें कोई समस्या नहीं है। ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन वेल बिहेव्ड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इन्फिनिटी तक, बट लेट्स चेक दैट। तो उसके लिए हम चेक करते हैं टर्म रेशियो। ये जो सीरीज़ अभी है, इसके सक्सेसिव टर्म्स का kth और K+1th टर्म का जरा रेशियो देख लेते हैं। तो K+1th टर्म ये है AK+1 रो K+1, और kth टर्म है AK रो K। तो ये रेशियो कितना हो गया, रो की पावर तो हो गई सिंपली रो पावर K से रो पावर K कैंसिल, एक रो पावर बची, और बाकी AK+1/AK ये हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। जो हमारा रिकर्शन रिलेशन है, ये एक्चुअली AK+1 को AK से तो रिलेट कर रहा है, तो वो वैल्यू यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ये वाला पार्ट K+L+1 माइनस लैम्डा ओवर 2L+K+2 इंटू K+1। अगर मैं इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे पता लगता है जो मेरी f का मैंने अभी तक सॉल्यूशन निकाला है बाय द सीरीज सॉल्यूशन मेथड, वो उसका सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो कुछ इस प्रकार का है। ये फॉर्मूला एग्जैक्ट है। लेकिन अब अगर हम इसे लार्ज k के लिए देखें, लार्ज k मतलब सीरीज़ के हायर टर्म्स के लिए, ओके, रो 1 रो 2 का रेशियो नहीं, रो 2 रो 3 का नहीं, से रो 20 रो 21 हायर टर्म्स, इफ़ k टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर k बहुत लार्ज हो रहा है, फॉर लार्ज k अगर लार्ज हो रहा है तो k के मुकाबले आप l को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, 1 को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, लैम्डा जो कि हमारा एक अननोन कांस्टेंट है जिसके अंदर हमारी एनर्जी की वैल्यू छुपी हुई है, उसको भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। k इतना लार्ज है कि ये सब उसके मुकाबले नेग्लिजिबल हो गए। इसी तरह से डिनोमिनेटर में इस k के मुकाबले 2L और 2 नेग्लिजिबल हो गए, और k के मुकाबले यहाँ 1 नेग्लिजिबल हो गया। तो इसका बिहेवियर कैसा है, k ओवर k इंटू k, दैट इज k/k², 1/k। तो लार्ज k के लिए हमारी सीरीज़ का जो रेशियो है, टर्म रेशियो है, वो रो/k टाइप का है। रो एक एक पावर तो रो की बढ़ रही है इसलिए, और जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है लार्ज k के लिए वो सिंपली 1/k है। तो ओवरऑल रेशियो कैसा है, रो/k। अब एक स्टैंडर्ड सीरीज़ देखते हैं हम, e⁻ का एक्सपेंशन 1 प्लस रो स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस जनरल टर्म kth टर्म अगेन रो⁻k ओवर फैक्टोरियल k, रो⁻k+1 ओवर फैक्टोरियल k+1। हमारी सीरीज़ के कोफिशिएंट्स और इसके अलग हैं, इसमें भी रो की पावर k है, k+1 है, रो की पावर k है, रो पावर k+1। पर टर्म रेशियो देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म रेशियो है। इस स्टैंडर्ड सीरीज़ के लिए जो टर्म रेशियो है k+1 टर्म और k टर्म का, वो कितना है, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करो। अगेन रो की केवल एक पावर बची, एक पावर रो की इंक्रीज हो रही है, इसलिए सक्सेसिव टर्म्स के बीच केवल रो का एक पावर एक्स्ट्रा है वो, और बाकी फैक्टोरियल k+1 ओवर फैक्टोरियल k वो आपका मिलके बनेगा डिनोमिनेटर में k+1 का फैक्टर। अब आप लार्ज k की बात अगर कर रहे हैं तो इस 1 को अगेन आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये रेशियो कितना है, रो/k। हमारी सीरीज़ f वाली जो अननोन सीरीज़ थी उसके सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो एटलीस्ट फॉर हायर k रो/k टाइप का है,
और जो ये स्टैंडर्ड सीरीज़ है e टू द पावर रो की, इसका भी बिहेवियर लार्ज के लिए रो अपॉन के टाइप का है टर्म रेशियो। इसका मतलब लार्ज ऑर्डर्स पे, लार्ज ऑर्डर्स मतलब रो की हायर पावर्स वाले टर्म्स पे, रो पावर 10, 20, 30 से हायर टर्म्स पे एट लार्ज ऑर्डर्स इन रो, हमारी सीरीज़ का बिहेवियर e टू द पावर रो की तरह है। तो क्या ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? एफ़ का ये सॉल्यूशन मिला जो लार्ज रो पे e टू द पावर रो की तरह बिहेव कर रहा है, क्या हमें ये एक्सेप्टेबल हो सकता है? अरे अगर f हो गया e टू द पावर रो, तो f डायरेक्टली कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। f हमारा u के अंदर छुपा हुआ है, रेडियल फंक्शन के अंदर। उसमें e टू द पावर माइनस रो बाई 2 एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, रो पावर l प्लस 1 नियर ओरिजिन बिहेवियर। और अगर f e टू द पावर रो है माना, तो तब u का कुल बिहेवियर ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस रो बाई 2 और e टू द पावर प्लस रो मिला के e टू द पावर प्लस रो बाई 2। u में इस तरह का टर्म आ जाएगा। अगर f इसकी तरह का है, इस स्टैंडर्ड सीरीज़ की तरह का है, तो u फिर इस तरह का होगा। पर आप लोग ध्यान कीजिए, और ध्यान ना भी हो वो, ये अगेन डाइवर्जेंट बिहेवियर है। रो जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये टर्म डाइवर्जेंट है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। और जो मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा था, जब हमने एसिम्प्टोटिक बिहेवियर चेक किया था u का, उसमें प्लस माइनस रो बाई 2 वाले दोनों फैक्टर आए थे। हमने प्लस रो बाई 2 को तो वहीं पे ड्रॉप कर दिया था, भाई ये तो डाइवर्जेंट है। तो अगर e टू द पावर माइनस रो बाई 2 आप लेके चले, लेकिन f अपने साथ e टू द पावर रो बिहेवियर लेके आ गया, तो फिर से तो u में e टू द पावर प्लस रो बाई 2 बिहेवियर आ गया, नॉट एक्सेप्टेबल। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इनफैक्ट सच पार्ट हैज़ ऑलरेडी बिन ड्रॉप्ड वंस। तो अब कैसे आगे बढ़ें, सवाल ये है। ये चीज़ हम कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, नॉट वंस, ये दिस वी हैव डन अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। द वे आउट, अगेन मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहूँगा आगे के रिजल्ट पे। इस लेक्चर में मैं केवल एनर्जी का रिजल्ट निकालूंगा, वेव फंक्शन का रिजल्ट हम सेकंड लेक्चर में समराइज़ करेंगे। बट एनर्जी की वैल्यू आपकी जो निकलने वाली है, क्योंकि आप बाउंड्री कंडीशंस की बात कर रहे हैं। कौन सी बाउंड्री कंडीशन? फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, ये वाला वेव फंक्शन नहीं चल सकता। अगर ये इन्फिनिटी तक चले गया तो ये सीरीज़ तो e टू द पावर रो की तरह बिहेव करेगी, e टू द पावर रो की तरह बिहेव करेगी, तो हमारा वेव फंक्शन डाइवर्जेंट हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल। तो क्या तरीका है बचने का? जो तरीका हमने पहले एम्प्लॉय किया था वही तरीका है दिस सीरीज़ मस्ट टर्मिनेट एट सम। ये सीरीज़ इन्फिनिटी तक ना जाए, ये इनफाइनाइट सीरीज़ ना होके कहीं पे ट्रंकेट हो जाए, चॉप ऑफ हो जाए, कट हो जाए। वो पहले टर्म पे हो जाए तभी भी ठीक है, दूसरे पे हो जाए, तीसरे पे हो जाए, 8वें पे हो जाए, 1000वें पे हो जाए, 20,000वें पे हो जाए, पर कहीं ना कहीं जाके इस सीरीज़ को ट्रंकेट होना पड़ेगा, तभी हम इसे अपना सॉल्यूशन मान सकते हैं। इन्फिनिटी तक अगर ये सीरीज़ गई तब तो ये e टू द पावर रो की तरह बिहेव कर रही है, और e टू द पावर रो हमें सॉल्यूशन में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ ना होके किसी पॉलिनोमियल में रिड्यूस हो जाए, ये माना मैं अब ये कहूँगा इस टर्म के बाद के टर्म इस सीरीज़ में किसी तरह से ख़त्म हो जाए। कैसे ख़त्म होंगे वो अभी बात करते हैं, बट माना ये सीरीज़ केवल यहाँ तक है, के कितना भी लार्ज हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100, 1000, 20,000, एनीथिंग, बट इस टर्म के बाद इससे हायर टर्म्स ना हों। तो इस तरह का पॉलिनोमियल अगर बन जाए, मतलब रो पावर के का में पॉलिनोमियल बन जाए, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल लार्ज हो सकता है, लार्ज वैल्यू को आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं, बट इन्फिनिटी नहीं होगा। ओके, सो दैट भी कैन बी लार्ज बट नॉट डाइवर्जेंट, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पॉलिनोमियल बिहेवियर कैन ऑलवेज बी टेम्ड, लेट मी से इट दिस वे। तो अब लेकिन ये होगा कैसे? आप कह रहे हैं सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। अगेन आपकी मदद ये करेगा, सीरीज़ के अगले अगले टर्म में अगला कोफिशिएंट आता है। पहले टर्म में AK कोफिशिएंट आया तो अगले में AK प्लस 1। तो आप इस रिलेशन को अगर नाइवली देखें ऐसे ही सरसरी तौर पे, तो आप कहते हैं अगर अरे भाई AK 0 नहीं है तो AK प्लस 1 भी 0 नहीं होगा। पर भाई AK प्लस 1 जो बनता है, AK के साथ न्यूमरेटर में ये फैक्टर मल्टीप्लाई होके बनता है। माना K की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, से 20 के लिए, A20 तो 0 ना हो, पर ये वाला फैक्टर अगर ठीक उस समय 0 हो जाए, K की वैल्यू 20 के लिए 20 प्लस L माइनस 1 माइनस लैम्डा माना 0 है, तो A21 0 हो जाएगा। A20 0 नहीं है, पर इस फैक्टर के 0 होने के कारण ये 0 बन सकता है, और एक बार ये 0 बन गया तो इससे हायर वाले कोफिशिएंट तो अपने आप 0 हो जाएंगे, क्योंकि सक्सेसिव कोफिशिएंट्स के बीच ऐसा रिलेशन है। तो सीरीज़ को टर्मिनेट करने का तरीका है, ये वाला टर्म K की किसी वैल्यू के लिए 0 हो जाना चाहिए। फॉर सम वैल्यू ऑफ K वी मस्ट हैव K प्लस L प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, जो कि उसका न्यूमरेटर है वो कितना हो जाना चाहिए, 0, फॉर सम वैल्यू ऑफ K। तो इसका मतलब अब लैम्डा हमारा अननोन था, इसका मतलब वो जो अननोन लैम्डा है वो खुद किस फॉर्म का होना चाहिए, K प्लस L प्लस 1। किस चीज़ के लिए? ताकि हमारे सॉल्यूशन फाइनाइट रहें। फॉर फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस लैम्डा मस्ट डेफिनेटली बी ऑफ द फॉर्म K प्लस L प्लस 1। लैम्डा इस फॉर्म का होगा तो सीरीज टर्मिनेट होगी,
फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बनेंगे। तो फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन की डिमांड आपको कह रही है लैम्डा केवल इस टाइप का हो सकता है, और इस फीचर को मैं यहाँ पे कहूँगा ये मेरे लैम्डा का क्वांटाइजेशन हो चुका है। क्यों? के की वैल्यू, के हमारा सीरीज़ का समेशन का इंडेक्स है, या तो 0 होता है या 1 होता है या 2 होता है या 3, और एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 या 2 या 3 है, 0 0 1 2 3, ये केवल 0 1 2 3 वैल्यू ले सकता है, ये केवल 0 1 2 3 वैल्यू ले सकता है, और इसमें 1 ऐड कर रखा है। तो ये मिला के ये जो चीज़ है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप के और एल का यूज़ करें, ये इंटीजर वैल्यूज़ तो लेगा, मिनिमम वैल्यू 1 होगी और बाकी उससे ऊपर। तो लैम्डा आपका आर्बिट्री नहीं हो सकता है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। लैम्डा का क्वांटाइजेशन हो चुका है। और लैम्डा हमने असल में इस चीज़ को लिखा था जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया था रूट म्यू ओवर 2 mod e जेड ई स्क्वायर ओवर एच क्रॉस। लेट मी अगेन रिमाइंड, म्यू इज़ द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। हाइड्रोजन एटम लाइक प्रॉब्लम है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो रिड्यूस्ड मास है वो है म्यू। 2 mod e, mod e हमने इसलिए लिया था क्योंकि हम बाउंड स्टेट्स के साथ काम कर रहे थे, तो डेफिनेटली एनर्जी को नेगेटिव लेने के लिए हमने माइनस mod e लिया था, तो mod e इसलिए। z एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन लाइक एटम्स को जनरल ट्रीट कर सकें, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, h क्रॉस। तो लैम्डा की जगह मैंने ये रखा, ये बराबर होना चाहिए n। n मैंने कहा है इसको k प्लस l प्लस 1 के कॉम्बिनेशन को मैंने n कहा है। क्यों? k 0 1 2 3, l 0 1 2 3 प्लस 1, तो इनका जो सम है कोई इंटीजर ही तो बनेगा, 1 या 1 से ऊपर, माना k और l दोनों 0 हैं तो 1 बनेगा। k और l का सम मिला के 1 है, माना ये 0 ये 1 या ये 1 ये 0 वट एवर, तो इनका सम 1 और 1 प्लस 1 2 या फिर 3 या 4, तो n। तो इसीलिए k प्लस l प्लस 1 को अलग अलग लिखने के बजाय हमने लिख दिया n, और n को हम कह रहे हैं ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ओके, बट रिमेंबर दिस डेफिनेशन, n हैज़ बीन डिफाइंड टू बी इक्वल टू k प्लस l प्लस 1 सम इंटीजर, और n की अलाउड वैल्यूज ये आ गई है। तो लैम्डा बराबर n, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था, लैम्डा बराबर n, लेकिन लैम्डा हमारा ये है तो दिस इक्वल टू n। आप देख रहे हैं इसके अंदर e छुप रखा है, mod e, तो यहाँ से आप mod e की वैल्यू निकाल लें, इसको इधर ले जाएं, स्क्वायर वगैरह करें, तो यू गेट द mod ऑफ द एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स कम्स आउट टू बी म्यू जेड स्क्वायर ई पावर 4 ओवर 2n स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। और अगेन अगर मैं एनर्जी का प्रॉपर एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ पूरा, क्योंकि हमारी एनर्जी एक्चुअली नेगेटिव थी तो मैंने माइनस साइन बाई हैंड लगा दिया, म्यू बाकी एक्सप्रेशन वही है, लेकिन अगेन मैंने यहाँ पे क्योंकि z के अंदर में हमने 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन 0 का फैक्टर एब्जॉर्ब किया था, ओके, बार बार लिखने से अवॉइड करने के लिए। तो अगर मैं एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा हूँ ई का, तो मुझे ये लिखना चाहिए z अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर म्यू जेड स्क्वायर ई 4 म्यू जेड स्क्वायर ई 4 ओवर 2n स्क्वायर एच क्रॉस। आप देख सकते हैं ये एनर्जी इस n पे डिपेंड कर रही है, जिस n को अब हम अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे। इनफैक्ट बोर मॉडल और पिछली क्लासों से आप जानते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स में एनर्जी की वैल्यू n वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। बट इस समय अगेन ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका एडहॉक नहीं आया, मैंने जस्ट आपको कह दिया हाँ भाई ये क्वांटम नंबर होता है और ऐसी एनर्जी। आप फिजिकली एक्सेप्टेबल बिहेवियर आपने डिमांड किया, वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन सब जगह फाइनाइट होना चाहिए, बाउंड्री कंडीशन आपने अप्लाई की, ऑटोमेटिकली एनर्जी इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती है। The demand for finiteness of the wave function या the implementation of the boundary conditions automatically lead to the energy values। और ये एनर्जी का एक्सप्रेशन वही है जो एग्जैक्टली बोर मॉडल में भी मिलता है। बोर मॉडल में भी एनर्जी का एक्सप्रेशन यही, बोर मॉडल और श्रोडिंगर इक्वेशन, ओल्ड क्वांटम थ्योरी और क्वांटम थ्योरी बहुत अंतर है, ठीक है। बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन का पोस्टुलेट है और बाकी कोई क्वांटम नंबर की बात नहीं है, 3 पोस्टुलेट्स के बेसिस पे। यहाँ हम श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करके आए हैं, डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स, 5 इक्वेशन अलग सॉल्व की, थीटा इक्वेशन अलग सॉल्व की, रेडियल को सॉल्व कर रहे हैं इतने स्टेप्स में, लेकिन उसके बावजूद एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आपको मिला यूजिंग सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली द सेम एज बोर्स मॉडल, एक अंतर भी नहीं है, एग्जैक्टली बोर मॉडल में भी आपको यही मिलता है। ओके, और अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, z और n के फैक्टर्स को आप छोड़ दें, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, बाकी फैक्टर्स की आप न्यूमेरिकल वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए रखें, क्योंकि रिड्यूस्ड मास भी यहाँ पे आ रहा है। आपके आयनाइज हीलियम या आयनाइज डबली आयनाइज लिथियम की आप बात करेंगे तो रिड्यूस्ड मास चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए ही मैं बात करूँ, अब जब मैं हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ तो शायद मुझे जेड भी 1 रख देना चाहिए था, तो उस समय ये एक्सप्रेशन बनता है -13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहीं से हाइड्रोजन का वो स्पेक्ट्रम जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, लाइमन बामर लाइन्स वगैरह वगैरह, पूरा का पूरा एक्सप्लेन होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट आपका, ठीक है, एवरीथिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम इज एक्सप्लेन फ्रॉम हियर।
नाउ दिस वीडियो हैज़ टर्न आउट ब्लैक। सो वैसे ही मुझे लगभग यहीं पे ख़त्म करना था, बट शायद 2 मिनट और थे। सो लेट मी एंड दिस वीडियो हियर, वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी।